are either, if present it will be very small and its number will be more. What will be the position of nucleus? The position of nucleus in plant cell the side of Towards periphery, मतलब wall के side में, and in animal it is in center of the cell. what is the stored food material in the plant cell and in animals, ये ऐड कर लेंगे आप, प्लस which cell is rigid, Plant cells are rigid whereas animal cells are not rigid. not मतलब फ्लेक्सिबल. ठीक है, प्लास्टिक का तो हो चुका, प्लास्टिक के, ठीक है. तो इतना. अब तुम बताओ हमको, एटलीस्ट तुम ही बताओ, प्लास्टिक एक बीच बैठो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? प्लांट सेल में सेल वॉल होता है. अब तुम ये सोचो, हम लोग तो हिंदी मीडियम से पढ़ के आ रहे थे, तुमको होमवर्क दिया गया है और क्लास में तो हिंदी में लिखना अलाउड होगा एग्जाम में, सो तुम अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाओगे. ठीक है, कोशिश करो, हम भी तो हैं ही. Plant have cell wall, but animal cells have cell membrane. क्या तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है? outermost layer. तो वही कह रहे हैं कि कैसे लिखना है, चूंकि प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन तो किसी में भी होगा, चूंकि हम लोग लिखते ही हैं. तो आउटर मोस्ट बाउंड्री, ठीक है. सेकेंड, Plastic are present in plant cell and absent in एनसीईआरटी बुक एक हमको आगे रख दीजिएगा तो. absent in animal cell. Nucleus. Chapter खोल देना. Plant cell nucleus are लोकेटेड या सिचुएटेड, situated at the periphery, and in animal cell nucleus are in center. ठीक है. इसके बाद फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल, स्टार्च और ग्लाइकोजन है, लेकिन किस में क्या हम नहीं जानते हैं. तुमको बोलना है कि रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट सेल इज, हमको नहीं मालूम है. नोबडी हेल्प. रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट सेल इज स्टार्च. तो एट द सेम टाइम रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एनिमल सेल इज ग्लाइकोजन. ठीक है. और क्या, रिजिड और, ठीक है. तो फ्लेक्सिबल लिखेंगे उसके जगह पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था. प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में तुम बोलो, बैठो. प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में The size of prokaryotic cells are smaller. वेरी स्मॉल. Prokaryotic cells have not direct nucleus. ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट. Nucleus is absent and nucleus is present. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स Are present in eukaryotic सेल, बट absent in what type of ribosomes are present in prokaryotic? 70 S type, and in eukaryotic cell as well as 70 S भी होगा और 80 S भी होगा. इसके अलावा भी आपको दूसरे भी आपको होगा, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी. ठीक है, उसमें भी होगा. हाँ, ये सेडिमेंटेशन है. सेडिमेंटेशन का मतलब समझते हो, कोई चीज़ को ग्लास में पानी ले लिए, बालू ले लिए, मिट्टी ले लिए, बालू और मिट्टी दोनों ले लिए, कोई और भी आइटम को ले लिए, सॉलिड चीज़ को, लेकिन जो जल्दी डिजॉल्व नहीं होता उसको लेके स्टीयर कर दिए, मतलब इसको घुमा दिए, और इसके बाद तुम छोड़ दो, तो क्या होगा, नीचे की ओर सेडिमेंट होगा. तो सेडिमेंट कौन कम समय में होगा, जो कम समय में कुछ होगा, कुछ उससे ज़्यादा. ये डिपेंड करेगा कि वो कितना भारी है इस बात पे. तो सिमिलरली हम लोग क्या देखते हैं कि जो राइबोसोम्स है, इसका एक श्वेतवर्ग यूनिट है जिसको एस से ही लिखते हैं, एस से. और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट वाकई में मेजरमेंट का तरीका है. तो देखा गया कि कुछ जो राइबोसोम्स है बहुत जल्दी सेडिमेंट करते हैं, जो, और कुछ कम. ठीक है, तो जल्दी वाला 80S और कम वाला 70S. फिर इसका भी दो सब यूनिट है, क्योंकि राइबोसोम पढ़ेंगे हम लोग, तो राइबोसोम का दो सब यूनिट है, दोनों अलग अलग रहता है. केवल प्रोटीन जब बनना रहता है तब एक साथ आता है. ठीक है, इस चीज़ को तो हम लोग
ये चीज़ को हम लोग जब सेल में आ रहे थे तो सेल में हम लोग जो भी आगे बढ़े थे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे पहले ही दे दिया है। हम लोग देख लेते हैं। सेल थ्योरी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें लिखे भी हैं। सेल थ्योरी लिखे थे, ठीक है। सेल थ्योरी नहीं लिखी हो, सेल थ्योरी नहीं लिखे हैं। इट वॉज गिवन बाय whom? Sladen was botanist from Germany or Britain, and Swan was from Britain. Both independently work on shell, and when both meet together, जब मिले तो क्या हुआ? They discuss about the shell. They found that many things are very similar. मतलब दोनों का ऑब्जर्वेशन क्या था? सेम था। दैट्स वाई बोथ ने सेल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को सबके सामने रख दिया। उस फैक्ट को ही हम लोग क्या बोले? सेल थ्योरी। तो सबसे पहले तो एकदम क्वेश्चन में ही लिखो, होमवर्क में आज के लिए भी पहले, कि व्हाट इज सेल थ्योरी, बाय whom इट वाज गिवन। एकदम क्वेश्चन तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब याद किए हैं तो अब क्लास की कॉपी में, चूंकि अब एनसीईआरटी मेरे पास सामने रहेगा, हम इसको देख के चलेंगे। इसमें वर्चू को भी जोड़ेंगे, वर्चू वाला भी जोड़ेंगे। वर्चू ने क्या बताया था? हाँ, ये था व्हाट इज सेल थ्योरी, बाय whom इट वाज गिवन। अब हो जाएगा, एक बार फिर से बता दें क्या क्या लिखेंगे। सेल थ्योरी में 3 बातें को लिखना है। 3 बात, तो 3 पॉइंट में क्या क्या लिखेंगे? फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल्स आर सिमिलर, ठीक है। ऑल नहीं, बॉडी ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ आइदर और मोर सेल, ठीक है। सेकेंड थिंग, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल्स आर सिमिलर irrespective of shape and size, यहीं पे लिख लिए। तीसरा, रूडोल्फ वर्चू, एकदम लिखो, अपने से लिखो, हम हैं यहाँ पे। क्या होगा? इट वॉज गिवन बाय स्लीडन एंड स्वान, ठीक है। पहले तो 3 थ्योरी का जो बात है वो तो लिख लोगे शॉर्टकट में। ये होमवर्क याद रहना चाहिए। तुम्हारा लिखा हुआ है। जो लोग एकदम लिखना है, 3 चीज़ बता दिए, कुछ चीज़ को तो लिख के लाना है, कुछ हम लिखवाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन लिखोगे, वाई इज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये डिस्कस किए थे? नहीं डिस्कस किए हैं, लिखवाए नहीं है, फिर से बोल दें, है ना। क्वेश्चन, वाई इज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, व्हाट इज, क्या बोले? वाई इज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या लिखे? बिकॉज अगर लिखना चाहेंगे तो बिकॉज बॉडी ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ 1 or more सेल। एट द सेम टाइम 1 सेल इज कैपेबल ऑफ performing all the function which is necessary for the maintenance of life। क्या लिखेंगे? अभी लिखना है। क्या लिखेंगे? because body of each and every organism is made up of 1 or more cell। at the same time a cell can perform all the functions which is necessary for the मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। बताए थे उस दिन, अमीबा वाला तुम लोग एग्जाम्पल दिए थे कि अमीबा ग्रोथ भी करेगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा। अकेला सेल वो सारा चीज़ काम कर ले रहा है।
जिनको भी डाउट होगा पूछेगा। अब देखो यहाँ पे एक हमको लगता है यहाँ पे तुमको मीडियम एग्जैक्टली क्रॉस द मीडियम आइसोटोनिक सोल्यूशन वगैरह भी तुम लोग का दिया हुआ है ना कहीं, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल का। जैसे हम लोग ये चीज़ को ये डिस्कस किए थे पिछले दिन, एक क्वेश्चन भी दिए थे, द शेप एंड साइज ऑफ सेल वैरीज, वाई, क्यों, वाई द शेप एंड साइज वैरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, function, because in order to perform the function efficiently, since each different types of cells has given different types of functions, in order to perform these functions efficiently the shape and size vary। ठीक है, क्यों वैरी करता है, ये क्वेश्चन दिए थे नोट में, क्वेश्चन सर भेजे थे क्या तुम लोग को, ठीक है, तो उसको बनाए थे, ठीक है, उसका हम नोट भी देख ही लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हुए चल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले आ गया, तो हम लोग कैसे करें, अब यहाँ पे बोर्ड पे जो कर रहे हैं उस चीज़ को भी ध्यान देंगे। अगर यूकैरियोटिक सेल हम लोग का भी हो सकता है, हम लोग यूकैरियोटिक सेल हम लोग का नहीं होगा, जितने भी एनिमल्स हैं उनका प्रत्येक सेल यूकैरियोटिक है, ठीक है, ठीक है। अब समझ, जितने भी प्लांट हैं उनका सेल यूकैरियोटिक सेल है, जितने भी फंगस हैं उनका सेल यूकैरियोटिक ही है, फंगस का भी। और तुम लोग को एक किंगडम वाला पढ़ना है, प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये सब पढ़ना है। प्रोटिस्टा में भी जितने भी होंगे यूकैरियोटिक ही होंगे, केवल मोनेरा बैक्टीरिया वगैरह को छोड़ के। तो हम लोग एक जो देखें कि बेसिक स्ट्रक्चर एक सेल को यूकैरियोटिक सेल में कैसे कैसे होगा। देखो यूकैरियोटिक सेल, सबको इसको उतार भी लेगा। यूकैरियोटिक सेल को हम लोग क्या बोले थे, एक सेल जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा। अब है कि यूकैरियोटिक सेल को दो भागों में बांट देते हैं, एक सेल इन्वेलप, दूसरा प्रोटोप्लाज्म। डेफिनेशन ही बताए थे हम लोग, सेल इज अ पीस ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय डेफिनिट मेम्ब्रेन। तो डिफरेंट जो मेम्ब्रेन जो सराउंड करेगा उसको इन्वेलप कहेंगे। अब सेल इन्वेलप क्या क्या हो सकता है, ठीक है, सेल इन्वेलप, ठीक है, दो, एक होगा सेल वॉल, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या है, सेल वॉल की ये केवल क्या रहेगा, इन प्लांट्स, इन फंगस, इन बैक्टीरिया में भी रहता है। तो बैक्टीरिया को चूंकि हम लोग यूकैरियोटिक में डालते नहीं है, तो ये चीज़ को प्लांट में होगा, प्लांट में होगा, ये तो सब में रहेगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाया जाएगा, इसको अलग से भी सेल वॉल को पढ़ना है। अब है कि प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म को दो हिस्सों में बांट दें, साइटोप्लाज्म, ठीक है, प्लस न्यूक्लियस। इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। अब साइटोप्लाज्म में क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स, फिर से ठीक है, यस, हाँ, और वहाँ पे ए माइटोसिस था, हाँ, प्रोकैरियोटिक में ए माइटोसिस एक वर्ड होगा, ए का मतलब नॉट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को फिगर से अगर देखने की कोशिश करें, ये ग्रीन वाला जो भी इस तरह से बना रहे हैं, ये सब क्या है,
प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, अब मान लेते हैं इस प्रोटोप्लाज्म के ऊपर एक बाउंड्री बना दिए, तो प्रोटोप्लाज्म के जस्ट ऊपर जो बाउंड्री होगा उस बाउंड्री का नाम क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अगर ये प्लांट सेल होता तो इसके ऊपर एक और क्या होता? प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पे अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है दो प्लांट सेल के बीच में कनेक्शन का है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ऐसा नहीं कि फिगर देखोगे तो कहो कि सर ये चीज़ कहाँ पे छूट गया, मतलब पहले जो इमेजिन करके समझ जाएं। प्रोटोप्लाज्म के चारों ओर क्या है? सेल इन्वेलप, ये दोनों हो गया। अगर एनिमल सेल रहता तो केवल ब्लैक वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे। अब देखो प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में बांट दिए। अब अगर मान लेते हैं कि ये यहाँ पे बना दिए न्यूक्लियस, मान लेते हैं तो ये न्यूक्लियस है, तो प्रोटोप्लाज्म का वह हिस्सा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ट्रू न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो यहाँ पे पीएम और यहाँ पे एनएम, ठीक है, प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी, ऐसा लग रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में है उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में हम लोग क्या लिख देंगे? सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स। अब सेल ऑर्गेनेल्स से बहुत सारा हो सकता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब लिख सकते हैं यहाँ पे। पहले दिन भी हम पूछे थे, अच्छा पहले इसमें करो, तो ये वाला क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। यहाँ पे इसको सेल वॉल लिख लिए, अलग से भी बनाएंगे। ये तो मतलब केवल सिंपल सा है, जब एनिमल सेल और प्लांट सेल को अलग अलग बनाना है फिगर, चूँकि तो आप लोग को पूछता भी है। ठीक है, इसको ड्रॉ करके अगले दिन लाएगा भी सब, चूँकि यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेल वॉल। और ये क्या हो गया? यहाँ पे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखे ही थे ये चीज़। अब ये क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये पूरा क्या हो गया? न्यूक्लियस। अगर यहाँ पे ठीक है, ये क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, वो भी बनाएंगे। मतलब ये तो अभी इस सेल ऑर्गेनेल ये हो जाएगा। अगर इसमें ये वाले को क्या बना देंगे? गोल्जी बॉडी। ठीक है, और एक हम लोग ऐसे बना दिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब अभी सेल ऑर्गेनेल इतना समझ में आ गया। ऑर्गेन और ऑर्गेनेल्स में अंतर बताए थे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेन एंड ऑर्गेनेल्स? हाँ, लिख लो क्वेश्चन में होमवर्क के लिए, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेन एंड ऑर्गेनेल्स। ये सब एकदम कॉपी में लिखना है। हाँ, लिखियो डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेन एंड ऑर्गेनेल्स। और ये सब चीज़ को लिखना तो एकदम बिल्कुल बॉक्स में कर देना। ऑर्गेन इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ टिश्यू, ऑर्गेनेल्स आर द टाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। याद हो गया अब तो? ठीक है, एक दिन से जैसे ही आगे अब हम लोग एकदम बिल्कुल लाइन पे आ जाएंगे, क्योंकि हम बुक ले लिए हैं। ठीक है, तो बुक के अकॉर्डिंगली आपका कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं होगा, लेकिन एक्स्ट्रा टॉपिक जो होगा वो बताते चले जाएंगे। अब देखिए, हम लोग को अगर सेल के विषय में पढ़ना है तो सबसे पहले किस चीज़ को पढ़ेंगे? सेल वॉल। तो सबसे ऑर्गेन एंड ऑर्गेनेल्स, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेन एंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है,
ऑर्गेन एंड ऑर्गेनेल्स के बीच में डिफरेंस। अब तो समझ गए ना। ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेल इन्वेलप और प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है? लिविंग है। सेमी सॉलिड है, सेमी फ्लूइड है या लिक्विड है? क्या बोले थे? जेल लाइक स्ट्रक्चर बोले थे, सेमी फ्लूइड। प्रोटोप्लाज्म इज सेमी फ्लूइड, ठीक है, लिविंग मटेरियल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। यही क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में था ना। तो हम लोग अब यहाँ पे आ रहे हैं। तो सेल इन्वेलप में तुमको अगर कुछ कोई बोल देगा, इन्वेलप क्यों देते हैं हम लोग? कोई भी चीज़ों का इन्वेलप, ये प्रोटेक्ट के लिए। ये बुक है, बुक के ऊपर एक प्लास्टिक का कवर लगा दिया गया, क्यों? प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सेल इन्वेलप क्या हो जाएगा? सेल इन्वेलप आर द स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लाज्म और इंटरनल कंटेंट। सेल इन्वेलप क्या हो जाएगा? अगर अब हम लोग इसके बाद सेल इन्वेलप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सेल इन्वेलप लिख लेंगे, ये बना लिए। अब सेल इन्वेलप पे आए, ठीक है। सेल इन्वेलप माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, बहुत सारा होता है। आप जितना लिख सकते हैं लिखेंगे, नहीं लिखें, लेकिन वो सब बहुत बहुत सारा छूटा हुआ है ना। हम सेल ऑर्गेनेल्स लिख दिए। तो ये चीज़, अब सेल इन्वेलप लिखेंगे। इट इज कवरिंग ऑफ सेल among plants, फंगस मतलब फंजाई समझते हो? फंगस, कॉमा सम प्रोटिस्टन। ये वर्ड अभी नया लग रहा है, 2-3 क्लास के बाद नया नहीं लगेगा, तुम्हारे ये चैप्टर में है। सम प्रोटिस्टन, प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर को प्रोटिस्टन बोलेंगे, मोनेरा किंगडम के मेंबर को मोनेरंस बोलेंगे, नेपाल के रहने वाले को नेपाली और बंगाल के लोग को बंगाली बोलते हैं। तो प्रोटिस्टा के मेंबर को प्रोटिस्टन और मोनेरा के मेंबर को मोनेरंस, ठीक है। तो कुछ सभी प्रोटिस्टन में नहीं, चूंकि प्रोटिस्टा में ही आता है तुम्हारा अमीबा, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्रोटिस्टन। और यहाँ पे आप जान जाइए बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, ठीक है। तो क्या लिखे हैं? एमोंग, है ना, प्लांट सेल, प्रोटिस्टन, सम प्रोटिस्टन, फंगी भी लिखे हैं, एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को ब्रैकेट पे प्रोकैरियोट्स लिख लो, नहीं तो कोई कहेगा ना कि पढ़ तो रहे थे यूकैरियोट ना, पढ़ रहे यूकैरियोट्स, अगर वहाँ पे लिखवाएं तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करे तो ब्रैकेट में तुम्हारा रहेगा ना कि तुमको मालूम है कि प्रोकैरियोट है, ठीक है। तो इन बैक्टीरिया आउटर मोस्ट इन्वेलप इज सेल वॉल। आउटर मोस्ट किस किस में? प्लांट में आउटर मोस्ट इन्वेलप, आउटर मोस्ट बाउंड्री है ना, और सम प्रोटिस्टन्स प्लस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को ब्रैकेट में क्या लिखे? प्रोकैरियोट्स, ठीक है। उसमें जो आउटर इन्वेलप है उसको क्या कहते हैं? आउटर इन्वेलप इज सेल वॉल, ठीक है। वेयर एज ठीक है, वेयर एज इन एनिमल्स आउटर मोस्ट लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब दो। लेकिन अब हम लोग को सेल वॉल के विषय में
थोड़ा सा जाना है, ठीक है, सेल वॉल के विषय में। तो सेल वॉल को अगर तुमको कोई भी 2 लाइन लिखना है तो क्या क्या लिखेंगे? तो सेल वॉल रिजिड है, नॉन लिविंग है। सबसे पहले क्या क्या बताएं कि सेल वॉल इज लिविंग, नॉन रिजिड, रिजिड, आउटर मोस्ट लेयर एंड प्रेजेंट जस्ट एबव द, किसके ऊपर? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। मतलब प्लांट सेल में भी तुमको सेल मेम्ब्रेन है, मतलब सेल मेम्ब्रेन तो सभी सेल में पाया जाता है, तो आउटर मोस्ट बाउंड्री है लेकिन सभी में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग लिख लेंगे। तो सेल वॉल के विषय में सबसे पहले लिखेंगे सेल वॉल, और डैश देखिए बहुत ज़्यादा नहीं लिखे लेकिन थोड़ा बहुत तो लिखते ही जाएंगे ना, क्योंकि सेल वॉल तुम्हारा है, ठीक है। सेल वॉल it can be defined as, it can be defined as outermost non-living rigid, non-living comma rigid membrane of plant cell, fungal cell, इतना भी लिखे etc. It can be defined as non-living, ठीक है, and rigid membrane, यही 2 लाइन लिखे हैं ना, रिजिड और नॉन लिविंग है। ये 2 फीचर हमको पता चल गया। आउटर मोस्ट है, ये फुल्ली परमिएबल होता है, इट इज़ फुल्ली परमिएबल। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमिएबल, इट इज़ फुल्ली परमिएबल। अगर हम लोग देखें ये इसके रिजिड के इसी के कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्लांट सेल कैन नॉट चेंज इट्स शेप, रिजिडनेस है। तो इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिख लेंगे, ड्यू टू, पैराग्राफ चेंज करके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, a plant cell cannot change its shape, SHAPE, अपना शेप नहीं चेंज कर पाता है। इसका मतलब प्लांट सेल को रिजिडनेस के साथ साथ परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने में भी यही हेल्प करता होगा, शेप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ये अब है कि बहुत बार सेल वॉल हम लोग क्या देखते हैं कि सेल वॉल आपको काम भी देता है, मतलब कि लिविंग मैटर के लिए एक दूसरे से क्रॉस भी होगा। तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या काम कर रहा है। तो प्रोटेक्शन तो देना है ही, प्लस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन सम, जो हम लोग देखते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इम्पॉर्टेंट रोल मतलब हेल्प करता है, ठीक है। नॉन लिविंग है लेकिन हेल्प करना अलग चीज़ है, ठीक है, ये चीज़। अब हम लोग सेल वॉल के विषय में इतना चीज़, फिर अगर हम लोग को जो क्वेश्चन आएगा हम एक बार देख लेते हैं किताब में क्या क्या है, 9th से बहुत दूर हम लोग नहीं जाए। अब एक सेल वॉल के बाद क्या आएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल में ध्यान दीजिएगा, प्लांट सेल में यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट नोट करके लिख लोगे, नोट करके, प्रोटोप्लास्ट किसको कहा जाएगा? प्रोटोप्लास्ट, देखो प्रोटोप्लाज्म यहाँ लिखे हैं ना, कहीं पे तुमको आएगा प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट में क्या लिखेंगे? अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, ये याद होना चाहिए, प्रोटोप्लास्ट। इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को
अगर डिफाइन करना हो तो क्या क्या लिख सकते हैं? 2 लाइन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और फ्लेक्सिबल मतलब जो घूम सकता है, मुड़ सकता है, दिस है। तो अगर तुम लोग अमीबा के विषय में कभी नाम सुने हो, अमीबा में सूडोपोडिया होता है, नाम सुने हो? तो सूडोपोडिया कभी यहाँ पे रहता है, कभी यहाँ पे रहता है, कभी यहाँ पे रहता है, यहाँ पे कहीं कहीं बनते रहता है। तो ये कैसे? सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही। और अमीबा अपना भोजन फूड भी लेता है सूडोपोडिया के बनाने से ही, ठीक है, ये नहीं कि उसमें नहीं होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इट कैन बी डिफाइंड एज लिविंग कॉमा फ्लेक्सिबल, नहीं लिख रही है, छूट गया। तो तुम लोग कॉपी में नहीं लिखोगी तो फिर कैसे होगा? अरे एक तो किताब मेरे पास नहीं है, वो हमको दिक्कत हो जाएगा, तुम लोग वो भी नहीं लिखोगी तो कैसे? अब इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। किताब में जो भी इसमें पढ़ा रहे हैं सारा चीज़ तुमको किताब में 1 by 1 आएगा, ठीक है। क्या बोले कि लिविंग, फ्लेक्सिबल एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको भी समझा देंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज फाउंड इन ऑल सेल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सेल में होगा, चाहे वो प्लांट का हो, फंगस का हो, बैक्टीरिया का हो, ऑल सेल्स, सभी सेल्स में। हम लोग रेड ब्लड सेल का नाम सुनते हो, आरबीसी, वो भी एक सेल ही है। डब्ल्यूबीसी भी एक सेल ही है, तो उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया ही जाएगा। न्यूरॉन है उसमें भी पाया जाएगा, मसल सेल, मसल फाइबर उसमें भी पाया जाएगा, ठीक है, सभी सेल में पाया जाएगा। अब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को करें कि इसको सेमी परमिएबल, सेमी का मतलब पूरा या आधा, आधा। परमिएबल वर्ड किससे बना? अभी तुम लोग को बाहर निकलना हो तो क्या होगा? तुम परमिशन लेते हो ना, तो बाहर निकलने, मान ली कि ये क्लासरूम का दीवार सेल मेम्ब्रेन है और हम लोग सेल मेम्ब्रेन के अंदर में, प्रोटोप्लाज्म के अंदर में कोई हिस्सा है या एंजाइम है या कोई भी चीज़ है। अब सेल मेम्ब्रेन हम लोग करें कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के होके इससे कोई चीज़ अंदर आएगा, कोई चीज़ बाहर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी कुछ आ जाएगा। मतलब इट अलाउज सर्टेन थिंग्स, सेमी परमिएबल, इट इज़ कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउज सर्टेन थिंग टू मूव अक्रॉस इट। तो लिख सकते हैं, तो कहाँ से? सेम इन ऑल सेल, ठीक है। इट अलाउज सर्टेन थिंग्स, it allows certain things to move across it, certain things to move across it, ठीक है, across it, therefore called semi permeable membrane। therefore called सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो ये सब छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन तुमको जानना है। हम लोग सेल वॉल में क्या लिख दिए? फुल्ली परमिएबल। अगर तुमसे अब कोई कह दे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो क्या क्या लिख सकते हैं? सेल वॉल इज रिजिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, सेल वॉल इज नॉन लिविंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, सेल वॉल इज फुल्ली, इट इज, ठीक है, हो गया। और
cell membrane is found in all cells, but it found in only plant cell, fungal cell, bacterial cell और even some protistans। हो जाएगा। तो 3-4 अगर यहीं पे क्वेश्चन कर दे, एकदम शॉर्टकट में तुम लिखना, इसको शॉर्टकट में लिखो। कैसे लिखो तुमको, चूंकि ये बहुत सारा चीज़, डिफरेंस बिटवीन, यहीं पे लिख लो डिफरेंस बिटवीन, एक तरफ यहाँ पे सेल वॉल कर लो और दूसरे तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे अपने घर पे फीचर्स यहाँ पे आधार पे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दिए फीचर्स, पहला क्या लिखें, अगर यहाँ पे लिख रहे हैं सेल वॉल में क्या लिखेंगे, अगर रिजिड लिखे तो इधर क्या लिख देते हैं, रिजिड। तो फ्लेक्सिबल वर्ड तुम लोग को याद नहीं रह रहा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ हम लोग अब लिख दिए फ्लेक्सिबल, तो अब तो इधर याद रहेगा। अगर यहाँ पे लिख दिए नॉन लिविंग तो ठीक है। अब तीसरा परमिएबिलिटी के आधार पे फुल्ली लिख दिए हम, छोड़ देंगे तो फिलअप कर लोगे। और इधर भी सेमी परमिएबल, यहाँ पे ऑल, ओनली इन, हो गया। इसमें अब केमिकल कंपोजिशन जब लगेगा कि सर केमिकल कंपोजिशन, तो जो सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन प्लांट के हिसाब से बता रहे हैं, मेनली सेलुलोज का बना होता है। इसके अलावा पेक्टिन भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हेमी सेलुलोज भी होगा, लेकिन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल क्या है। तो यहाँ पे अगर इसमें अगर तुम लोग लिखे हो तो यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन लिख सकते हो, एक दो तरफ लिखे ना, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन वहाँ पे तो नहीं लिखे हो, तो सेल वॉल की तरफ केमिकल कंपोजिशन लिख लो, तो तुमको अंतर में एक और हो जाएगा। केमिकल कंपोजिशन कहने का मतलब क्या है, किस किस केमिकल से बना हुआ है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है, केमिकल कंपोजिशन इज सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम पेक्टेट वगैरह बहुत सारा चीज़ होगा, ठीक है, बहुत सारा चीज़ है, सबका अलग अलग जगह पे अलग अलग, लेकिन कम से कम इतना तो लिख सकते हो। इसका क्या लिख लोगे, लिपिड एंड, तो लिपोप्रोटीन एक साथ बोल देते हैं। अब तुम्हारा कितना डिफरेंस हो गया, 5 हो गया, इतने से लिखा जाएगा। मतलब एक जनरल समझ गए कि कैसे लिखना है तुमको। केमिकल कंपोजिशन भी अगर कोई पूछे, चूँकि किताब में नहीं दिया, फिर भी हम लोग लिख लिए, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है, ये हम लोग जान गए। अब देखिए, अब हम लोग प्रोटोप्लाज्म पे आएंगे। तो प्रोटोप्लाज्म को कैसे, प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया था, पुरकिंजे ही। और प्रोटोप्लाज्म को पुरकिंजे किया था, तो प्रोटोप्लाज्म को उसने क्या नाम, क्या बोला, फिजिकल, ठीक है। तो जो प्रोटोप्लाज्म कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रक्चर जेली लाइक लिविंग मटेरियल इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे, तो प्रोटोप्लाज्म लिखेंगे तो क्या, तो पहले तो प्रोटोप्लाज्म हेडिंग करके प्रोटोप्लाज्म लिखी हो, तो प्रोटोप्लाज्म, लेकिन कॉपी में लिख के तुम घर पे फिर एक बार रिपीट कर लेना, लिख के कम से कम ये चाहे 2 लाइन पहले लिख लोगे, और वहीं पे फिर लिख लोगे इट इज कॉल्ड फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड प्लेस फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इतना लाइन को जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब है कि इसके बाद 2 लाइन 3 लाइन छोड़ के तब नीचे लिखेंगे प्रोटोप्लाज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। प्रोटोप्लाज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू, वो यहाँ पे जैसे ये लिखी ना, इट इज क्या लिख रही है, नहीं इसमें पहले तो तुमको डिफाइन जैसे करने के लिए उसमें कहते हैं, लिखोगी, लिखो जिसका छूट, चूँकि एक दिन ही तो एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, उसके बाद से तो फिर कंटिन्यू हो ही जा रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म के विषय में लिखेंगे
इट इज सेमी फ्लूइड, इट लिखो, तुम भी लिखो, इट इज सेमी फ्लूइड लिविंग मटेरियल, सेमी फ्लूइड लिविंग मटेरियल, लिविंग मटेरियल इनक्लोज्ड बाई, इनक्लोज ई एन से होगा, इनक्लोज्ड बाई क्या, प्लाज्मा में सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद इसको क्या लिखेंगे, इट इज डिस्क्राइब्ड एज, लिखेंगे, छूट गया क्या, है ना, इट इज डिस्क्राइब्ड एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बाय, किसके द्वारा, पुरकिंजे। अब कितने बार बोले पुरकिंजे, बहुत बार बोल दिए तो याद हो गया। पुरकिंजे ही प्रोटोप्लाज्म का हाँ टर्म देने वाला भी वही था, फिजिकल बेसिस बाय पुरकिंजे, बिकॉज इट प्रोवाइड स्पेस, बिकॉज इट प्रोवाइड स्पेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। पुरकिंजे को एकदम याद रखेंगे। दो चीज़, एक तो प्रोटोप्लास्ट वाला याद रखिए कि प्रोटोप्लास्ट किसको कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म दोनों अलग अलग चीज़ है। प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म दोनों अलग अलग चीज़ है। यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म पढ़ रहे थे ना, लेकिन प्रोटोप्लास्ट क्या लिखे थे, अ प्लांट सेल, सेल वॉल, उसमें प्रोटोप्लाज्म भी इंक्लूडेड है और प्लस सेल मेम्ब्रेन भी है। अब क्या है, इसको कितने में डिवाइड किया जा सकता है, नेक्स्ट, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। और जैसे टू मेन पार्ट्स लिखे, पार्ट्स यहीं पे हाइफन देके क्या क्या लिख लेंगे, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, डैश देके लिख लिए तो टू पार्ट में, एक साइटोप्लाज्म एक न्यूक्लियस। अब हम लोग साइटोप्लाज्म पे मूव करेंगे, साइटोप्लाज्म पे मूव करेंगे, तब ऑर्गेनेल पे आ जाएंगे। तब साइटोप्लाज्म के क्या लिखेंगे, द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म और डैश देके, पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म किसके किसके बीच में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको लिख लेंगे, अपने से लिखेंगे, इट इज पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी में एक लाइन और जोड़ेंगे, एक लाइन और जोड़ेंगे, it contains tiny structures that perform specific functions. These tiny structures are called cell organelles. Cell organelles, ORGANELLES, cell organelles. लाइक में कितना आपने से लिख सकते हो सेल ऑर्गेनेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, ठीक है, ठीक है, जितना भी लिख सकते हो याद है लिख दो, नहीं और लास्ट में एटसेट्रा, क्योंकि आप सबको एक एक करके वही पढ़ना है, यही चीज़ हम लोग को अब पढ़ना है। तो अब हम लोग
एक तरीके से देखो, यहाँ पे सेल वॉल के बाद सीधे न्यूक्लियस दे दिया, ऐसा नहीं होगा, और यहाँ पे दे दिया। अब देखो क्या तुम लोग को करना है, इस बुक से नहीं, जिस बुक में अच्छे से होगा, आप लोग पहले तो होमवर्क के लिए 2 ठो लिखे, तो एकदम यहीं पे इसी में ड्रॉ डायग्राम ऑफ ए प्लांट सेल एंड ए एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो एकदम पूरे अच्छे से, इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि तुम किस बुक से बना रहे हो, 7 का बुक भी अच्छा से अगर दिया है तो एकदम एक एक प्लांट सेल जब भी बनाएंगे तो प्लाज्मोडेस्माटा दिखना चाहिए हमको, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा के विषय में बताएंगे, सब में होगा। देखो इस वाले में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पता चल रहा है, ठीक है, नहीं यहाँ पे दिया हुआ है, इधर देखो, इसमें दिया हुआ है प्लांट सेल का, ये इधर दिया है ना, तो प्लाज्मोडेस्माटा बीच बीच में गैप जो है ना ये वाला, हाँ बीच बीच में देखो प्लाज्मोडेस्माटा, ऐसे भी हम बताएंगे 2 प्लांट सेल किसके किसके बीच में कनेक्शन जो होता है प्लाज्मोडेस्माटा, तो प्लाज्मोडेस्माटा को अलग से भी लिखवाएंगे। अगर ये प्लांट सेल है, चूंकि प्लांट सेल में 2 के बीच में कनेक्शन डायरेक्ट है, यहाँ साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म एक दूसरे से मिला हुआ है, तो ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है, तो इसको कहेंगे साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, ठीक है। तो पहले तो इतना, अब फिर से आज जो पढ़े हैं सबसे पहले एक बार फिर से जान जाएं, रिकैप बहुत लिखें, ठीक है। सेल का डिस्कवरी कौन कौन नहीं जानता है, केवल हाथ उठाएगा, किसने किया था, कौन कौन नहीं जानता है, जानते हो ना, इसका मतलब हम नहीं पूछ रहे हैं। लिविंग सेल को किसने पहले देखा, केवल हाथ उठाना है, जो नहीं जानता है वो हाथ उठाएगा, ठीक है। लिविंग सेल को किसने देखा, ठीक है। किसने सेल थ्योरी दिया, कौन कहाँ का रहने वाला था, और कौन जूलॉजिस्ट था, कौन बॉटनिस्ट था, दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क किया था या एक साथ, लेकिन दोनों ने मिलके कुछ फैक्ट्स को बताया सेल के विषय में, उसी को क्या बोले, तो सेल थ्योरी गिवन बाय 2, लेकिन लेटर ऑन विच साइंटिस्ट ऑल्सो ऐड वन मोर पॉइंट, रुडोल्फ वर्च्यू, रुडोल्फ वर्च्यू ने ऐड किया तो क्या बोला था, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम, लेकिन तुमको याद क्या रखना है, सेलुला ई सेलुला, ठीक है, सेलुला ई सेलुला, मतलब जो डॉटर सेल बनेगा वो किससे बनेगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगा, ये हम लोग जान गए थे। कोई भी सेल किस चीज़ से बना होता है, मेनली किसके बगैर कोई सेल को आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, किस, प्रोटोप्लाज्म। इसीलिए अगर किसी सेल में प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो डेड सेल। सेल को हम लोग बहुत तरह से डिफाइन किए थे, अक्सर हम लोग सेल को डिफाइन करते हैं न्यूक्लियस के स्टेटस के आधार पे। अगर किसी सेल में न्यूक्लियस अच्छा नहीं है, स्टेटस उसका डिफाइंड नहीं है, तो कौन सा सेल कहलाएगा, नॉन वेल डिफाइंड नहीं है, प्रोकैरियोटिक। और उस रीजन को कहते हैं जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा न्यूक्लियोइड, ठीक है। हम लोग एक प्रोकैरियोटिक का भी इसी तरह का बना देंगे ओवरलाइन, जैसे कि प्लाज्मिड वगैरह भी आता है, उसको भी बता देंगे, ठीक है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक का साइज जान गए थे। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में कैसा होगा, 70 या 17, 70, ठीक है, 70s। अब हम लोग देख लें कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक में होता है या नहीं होता। अगर तुमसे पूछे कोई आदमी कि बैक्टीरिया के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी है, 5, 10, मतलब 5, 10, 15, 0, अगर 0 होगा, क्यों होगा 0,
और प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाउंड ऑर्गेनेल। तो सिंपल सा क्वेश्चन, लॉजिक हमें मिल गया कि अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन हड़बड़ा के पूछता है ना कि देखिए गलती कर देगा, तो अब तुम्हारा यहाँ पे क्लियर। अब यूकैरियोटिक सेल को डिवीजन, हम एक एक्स्ट्रा बताए थे, सेल में डिवीजन करने की कैपेसिटी है या नहीं है, याद करवाते हैं। डिफ्रेंशिएटेड सेल, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, डी डिफ्रेंशिएटेड। अच्छा, कोई एक आदमी कॉपी में टोटीपोटेंसी लिख लो तो उससे हम चाहे टोटीपोटेंसी क्या होता है बता देते हैं, एक बार उसको भी डिफाइन कर देंगे। तुमसे कोई क्लास में जब अलग अलग स्कूल में जाओगे तो अलग अलग टीचर अलग अलग पढ़ाता है, कोई एक्स्ट्रा भी तो बताता है। टोटीपोटेंसी कहते किसको है? टोटीपोटेंसी देखो, TOTIPOTENCY, पहले तो समझ जाओ इसको लिखने के बाद। चूंकि देखो ये आउट ऑफ बुक है, लेकिन कुछ लोग सेंट जेवियर्स में पढ़ता होगा तो कुछ सनशाइन में भी जाता हो, कुछ से भी अच्छे स्कूल होंगे उसमें भी जाता होगा। टीचर सब में तो अच्छे अच्छे रहते ही हैं, खराब तो रहते नहीं हैं, कभी वो दूसरा चीज़ भी तो पढ़ाएगा। अब टोटीपोटेंसी की बात करते हैं, क्या कहता है? देखो टोटीपोटेंसी ये कहता है प्रत्येक सेल में डिवीजन करने की एक कैपेसिटी होती है, और उस कैपेसिटी के कारण वो एक सेल से दो सेल, इवन टिश्यू, इवन ऑर्गेन, यहाँ तक कि पूरा का पूरा बॉडी भी बना सकता है। मतलब टोटीपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, ठीक है। बाय दिस मेथड, बाय दिस एबिलिटी अ सेल, टोटीपोटेंसी, इसको बॉक्स में ही लेकिन लिखेंगे, ये आउट ऑफ वे है। मतलब कि ईच सेल हैज़ कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, ठीक है, एंड ड्यू टू दिस फैक्ट इट कैन डिवाइड्स एंड फॉर्म टिश्यू, और टिश्यू से जब टिश्यू जब आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? ऑर्गेन, और बहुत सारे ऑर्गेन जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? ऑर्गेन सिस्टम, मतलब होल बॉडी। तो टोटीपोटेंसी क्या बोले? टोटीपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ या कैपेसिटी ऑफ सेल टू डिवाइड एंड रीडिवाइड, टू प्रोड्यूस टिश्यू, इवन ऑर्गेन, इवन होल बॉडी। तो इसको हम अगले दिन कंप्लीट बॉक्स में करवा देंगे, तुम लिख भी लियो शायद, ठीक है। हाँ, टाइम ओवर हो गया, हम जान रहे बायो पढ़ना इतना आसान नहीं था। कौन वाला है ये